उसकी वैल्यू में राइट ऑफ होगा। तो चिल्ड्रन ये क्या किया, 60,000 का 10% निकाल दिया। ठीक है, जो भी अमाउंट आया वो अमाउंट हमें हर साल डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ₹6,000 वुड बी रिटन ऑफ एवरी ईयर। ये तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होगा कि यहाँ पे फिक्स ही फिक्स है कि हर साल आपको 6,000 ही देना है, हर साल 6,000 ही वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे अभी, बिफोर आई मूव फर्दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि 6,000 हमारा हर साल है और इतने ईयर्स है, हर ईयर में हमने 6,000 हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया है। आगे इन्होंने बोल रखा है, आगे जैसे बच्चों इन्होंने बोल रखा है हमें ये वाला, आपका ये फॉर्मूला आपको कॉपी में लिखना है। इन्होंने बोला है अगर किसी एसेट की, यहां से लिखेंगे आप, इफ द एसेट हैज अ रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, मतलब उसकी अगर किसी एसेट की स्क्रैप वैल्यू उसकी पूरी यूजफुल लाइफ के एंड तक हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल। यानी कि जो भी कॉस्ट है एसेट की उसमें से हम जो भी एस्टिमेटेड उसकी स्क्रैप वैल्यू निकलेगी उसको माइनस करेंगे और अपॉन करने उसको इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल के लिए देखना, जितना मैंने मार्कर रखा है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक पूरा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 80,000 रुपए और उसकी रेसिडुअल यानी कि स्क्रैप वैल्यू 10,000 दे रखी है और उसकी यूजफुल लाइफ दे रखी है 10 साल। तो हमने क्या किया है, हमने 80,000 में से 10,000 को माइनस कर दिया है, अपॉन 10 कर दिया है। जो हमारा अमाउंट आया वो हमारा एनुअल यानी कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने नीचे बोला है हम डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए बच्चों इन्होंने क्या किया है, इसका फॉर्मूला है टोटल यानी कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की जो टोटल कॉस्ट है इनटू 100। इसके लिए भी इन्होंने कैसे निकाला, अब ऊपर हमने 7,000 निकाला, ये हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, अपॉन टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी थी हमें भाई, 80,000 दे रखी थी, तो हमने ये लिख दिया, फिर 80,000 लिख दिया, इनटू 100 कर दिया और हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आया। यानी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तभी निकल पाएगा जब हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको निकालने के लिए इसको निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपके समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। देखिए, इसके कुछ मेरिट्स हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के। ये एक तरीके का सिंपल मेथड है और बहुत इजीली हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं इस मेथड के थ्रू। इस मेथड में एसेट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाता है, यानी कि एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है उसकी स्क्रैप वैल्यू तक, यानी कि 0 वैल्यू तक एसेट हमारा डेप्रिशिएट हो जाता है। इस मेथड में सेम इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस पर और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल चार्ज किया गया है उस पर। ठीक है, इस मेथड में ये बहुत इजी हो जाता है कि जो ओरिजिनल, ये पता करना है कि एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी और टोटल डेप्रिसिएशन हमने आज की डेट में कितना लगाया है। ठीक है, ये इसके कुछ एडवांटेजेस या मेरिट्स थे स्ट्रेट लाइन मेथड के। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं बच्चों, जैसे जहां आपको समझ में नहीं आया आप मुझे रोक दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा। डेप्रिसिएशन
आसान से कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड है आपका प्रोविजन देते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो हमें कोई भी इंटरेस्ट कुछ भी कभी ऐसा होता है, ऐसे कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, जब भी हम उसको यूज कर रहे हैं, इसका डीमेरिट्स का वैल्यू निकाल पाए हम एस्टिमेटेड वैल्यू इस मेथड में, जैसे समय के साथ साथ sorry children, that was the error. ठीक है, ये पढ़ रहे थे तो हमने इसकी इनकम भी इसमें बढ़ती जाती है, क्योंकि जो टोटल चार्ज इनकम पे हमारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम उसकी रिपेयरिंग पे, अब भाई जब हम उसके रिपेयरिंग पर, उसके मेंटेनेंस पर जो खर्चा देंगे, उसकी वजह से हमारी इनकम पर असर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिटर्न आगे बढ़ते हैं हम, यह प्रॉब्लम नहीं हुई हो, इसको भी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं या क्रेडिट चार्ज किया जाता है एसेट अकाउंट में, यानी कि बोलिए बेटा, एक यस कृतिका, बोलिए बेटा। कृतिका, पूर्णिमा, कट रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? अब आई है क्लियर है, वरना इतनी देर से ब्रेक होकर आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी आ रहा है? यस मैम। इससे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट एंड मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी दिया मैंने। उसके बाद हमने जो उसका कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल हम निकालेंगे, किस मेथड से निकालेंगे, ठीक है, वो भी इसमें शो किया गया है, वो मैंने आपको भी समझाया। मैंने इसके आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स भी समझाए। ठीक है, समय के साथ साथ अगर एसिड की वैल्यू 0 हो गई है और उसको भी हम तभी इस्तेमाल कर रहे हैं
तो उसमें हमारी इनकम पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आगे बता रही हूँ, जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया या क्रेडिट किया गया एसेट अकाउंट में, तब हम क्या एंट्री पास करेंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, देख लेते हैं। इस मेथड में एसेट को डेप्रिसिएशन को हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं एसेट अकाउंट में, यानी कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसको हम मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, अलग से हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं। जो एसेट की वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाती है जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसके साथ साथ, और जो बैलेंस है उसको हम उसकी जो बैलेंस बच जाता है एसेट अकाउंट का उसको हम उसकी बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट लगाया, ठीक है, अमाउंट जो था एसेट का, उसके बाद हमने डेप्रिशिएट की वैल्यू, उसके बाद जो अमाउंट बचा लेस करके डिडक्ट करके वो उसकी बुक वैल्यू निकलती है। बैलेंस शीट में एसेट को हम उसकी बुक वैल्यू पर शो करते हैं, यानी कि जितनी कॉस्ट है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखाते हैं टिल डेट तक। ये तो आपको पता ही है, हमने फाइनल अकाउंट में भी जो भी पढ़ा है आपने देखा होगा, डेप्रिसिएशन जब भी लगता है तो हम बैलेंस शीट में, चाहे वो मशीनरी हुआ, प्लांट हुआ, लैंड हुआ, हम उसका डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाते हैं हमेशा से बैलेंस शीट। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो जाता है जब हम उसका बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पीएनएल साइड। ठीक है, जब हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करना होता है तो हम उसका अमाउंट कहां पर ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको लिखनी है कॉपीज में चिल्ड्रन। पहली है आपकी यहां से लेके यहां तक आपको कॉपी में लिखना है। जब हम फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं तो एसेट टू बैंक या कैश आता है, ये तो कैश में हो गया, और जब हम क्रेडिट में करते हैं तो एसेट टू वेंडर अकाउंट आता है। ठीक है ना, सेकेंड है आपका, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन टू एसेट आता है, जितना भी अमाउंट हमारा डेप्रिशिएट हमने किया वो वैल्यू आती है यहाँ पर। और लास्ट में जब हम डेप्रिसिएशन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो हम इसके लिए एंट्री पास करते हैं पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये आपको कॉपी में लिखना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स कराने जा रही हूँ, यानी कि क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चिल्ड्रन। अभी तक कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, अटकी हो, कहीं कंफ्यूजन हो, पूछ लीजिए, मैं क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। चलिए ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। अब हमको यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। करंट एंटरप्राइज ने परचेज करी मशीनरी 3,70,000 रुपए की 1 अप्रैल 2016 और उस पर 30,000 रुपए और खर्च किए उसको इंस्टॉल करने। ठीक है, उसकी जो लाइफ दे रखी है, एस्टिमेटेड लाइफ, वो दे रखी है 5 साल की। उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है हमें 20,000 रुपए। ठीक है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। अब हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है और हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे एनुअल डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट है हमारी 3,70,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर जो मेंशन थी ये हमने यहाँ पर लिख ली। 30,000 रुपए हमें इंस्टॉलेशन पे दे रखे हैं तो वो हमारी कॉस्ट में ही ऐड होके लिखे जाएंगे। ठीक है, उसमें से हमने उसकी स्क्रैप वैल्यू यानी कि 20,000 रुपए यहाँ पर लिख दिए, लेस करके दिखा दिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि इनकी एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल, वो हमने नीचे दिखा दिया। तो अमाउंट हमारा निकला है एनुअल डेप्रिसिएशन का 76,000। ठीक है, और इसी की तरह हम उसका रेट निकाल लेंगे। रेट उसमें शायद से मेंशन नहीं था चिल्ड्रन, बट रेट भी आप निकाल लेंगे। रेट निकालने में कुछ भी नहीं है, जैसा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था।
जो टोटल एसेट की कॉस्ट है, यानी कि ये जो अमाउंट निकला है अपॉन जो हमारी टोटल कॉस्ट है, जैसे कि मैंने इस फॉर्मूले में बताया आपको, जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का जो ऊपर हमने निकाला है उसको अपॉन कर देंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि 76,000 का, है ना, 76,000 का हम अपॉन में कर देंगे 3,70,000 इंटू 100, हमारी रेट निकल आएगी। ठीक है, ये सिकांश मैम 370 से करेंगे 4 लाख से करेंगे? 4 लाख से, सॉरी, हाँ, इंस्टॉलेशन भी चार्जेस तो ऐड होंगे इसमें, हाँ 4 लाख से करेंगे बच्चा। ठीक है, जो भी हमारी टोटल कॉस्ट पे करते हैं ना, तो टोटल कॉस्ट तो हमारी इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग भी होगी, तो हम उसको भी ऐड करके करेंगे। बिल्कुल सही बोला, 3,70,000 में 30,000 ऐड कर लेंगे, है ना, 4 लाख आ गई वैल्यू, तो हम 76,000 अपॉन 4 लाख कर लेंगे। ठीक है चिल्ड्रन, आगे है आपका, जब डेप्रिसिएशन रेट जो है वो पर एनम बेसिस पर हो तब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि पर एनम बेसिस पर होगा तब आप क्या करेंगे। पर एनम का मतलब हो गया बेटा, इसका मतलब होता है ईयरली और एनुअली। पर एनम का मतलब होता है बच्चों या तो ईयरली या फिर एनुअली। तो अगर डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है हमें, अगर उसके बच्च में लास्ट में मेंशन है पर एनम, ठीक है, यानी कि 10% पर एनम, तो इसका मतलब क्या होगा, 10% पी डॉट ए लिखते हैं ना, तो इसका यानी कि पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 10% होगा। ठीक है ना, जैसे इन्होंने बोल दिया, कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करने के लिए। पहला है आपका, जब जो परचेज, जिस दिन आपने एसेट को परचेज किया, अगर वो डेट गिवन है तो उस केस में डेप्रिसिएशन को हम उस परचेजिंग वाली डेट से कैलकुलेट करेंगे अप टिल द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड की लास्ट डेट है तब तक, यानी कि जिस दिन हमने खरीदा उस दिन से लेके हमारे अकाउंटिंग पीरियड की लास्ट डेट तक हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, मान लो एक फर्म ने मशीनरी खरीदी 40,000 रुपए की, 40,000 की मशीनरी खरीदी, कब खरीदी है, 1 अक्टूबर को। ठीक है, और जो अकाउंट्स है वो हमारे क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को, और डेप्रिसिएशन रेट हमें दे रखी है 10%। तो डेप्रिसिएशन कब तक का चार्ज होगा, केवल 3 महीने का। क्यों 3 महीने का होगा, क्योंकि खरीदा, अभी हमने क्या बात करी, जिस डेट पर हमने खरीदा है उस डेट से लेके जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा होगा। यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड हमारा ऑर्डिनरी ईयर दिखाया गया है और वो 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, हमारे 3 महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने इंटू 10% के हिसाब से हम लगा लेंगे जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर, तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल आएगा 1,000। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर डेट के हिसाब से निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, 6 मंथ्स का दे रखा होगा तो भी आप ऐसे निकालेंगे, 3 मंथ्स का दे रखा होगा तो भी आप ऐसे निकालेंगे, 9 मंथ्स का दे रखा होगा, मंथ्स आपको खुद कैलकुलेट करने। ठीक है ना, ये तो हो गया जब डेट गिवन होती है, तब तो आपके लिए इजी हो गया निकालना। अब हम तब कैसे देखेंगे डेप्रिसिएशन, जब डेट ही गिवन नहीं होगी। इस केस में डेप्रिसिएशन को हम पूरे साल का चार्ज करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एसेट है वो परचेज किया गया है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एसेट परचेज किया गया है बिगनिंग में अकाउंटिंग ईयर की। ठीक है, और हम उसको एज्यूम करके उसी हिसाब से पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब डेप्रिसिएशन रेट इज विदाउट द वर्ड्स पर एनम, जब पर एनम ही मेंशन नहीं है तब हम कैसे करेंगे? इस केस में डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करेंगे पूरे फुल अकाउंटिंग पीरियड के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया। मान लो एग्जांपल, मशीनरी को हमने 1 जुलाई पर परचेज किया, डेप्रिसिएशन हमने पूरे साल का चार्ज किया है, ठीक है। हमने मान लिया, हमने बस ये एज्यूम कर लिया कि डेप्रिसिएशन पूरे साल का है और हमारा ईयर एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को, तो हमने 9 मंथ्स का निकाल लिया है यहाँ पर और हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे डेप्रिसिएशन। चाहे वो डेट का स्पेसिफिकेशन हो या नहीं हो, डेप्रिसिएशन तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के भी बच्चों 2 मेथड्स है, ठीक है। पहला मेथड है जब डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करते हैं या क्रेडिट करते हैं एसेट अकाउंट पे, और जब हम डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये 2 मेथड्स होते हैं इसके। यहां तक सबके समझ में आया बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड्स। देखिए, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है आपका, फर्म ने मशीनरी परचेज की 1 अक्टूबर को 74,000 की, पे किया कार्टेज यानी कि 5,000 रुपए और स्पेंड किए 1,000 और इंस्टॉलेशन पे, तो फर्म ने डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया 31 दिसंबर को हर साल 10% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड कर। अब हमें इसके लिए मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम परचेजिंग की वैल्यू निकालेंगे, सारी वैल्यूज ऐड कर देंगे, 74,000 में 5,000 ऐड करेंगे, 1,000 ऐड करेंगे, टोटल एसेट आ गया, हमारी वैल्यू आ गई टोटल एसेट की 80,000 रुपीज। अब हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे 80,000, क्रेडिट साइड हम कुछ लिखेंगे ही नहीं और हमारा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसी में जितने भी मैंने आपको अभी समझाए कि मान लो क्लोज हो, चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन को, तब हम कैसे करेंगे जब 3 महीने का किया गया होगा, या तब हम कैसे करेंगे जब हमें कुछ उसके अलग से वैल्यू दे रखी होगी, बैलेंस क्लोजिंग करने के टाइम पर हम कैसे करेंगे। तो ये अलग अलग मेथड से दे रखा है। जिसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ चिल्ड्रन। सिंगल एसेट और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। मान लो हरी एंटरप्राइजेज ने परचेज की मशीनरी 1 जनवरी 2012 को, जिसकी कॉस्ट थी 80,000 रुपए। फर्म ने डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया 31 दिसंबर को हर साल 10% पर एनम के हिसाब से। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है 3 साल का। तो हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया, फॉर्मेट वही है हमारा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बैंक में हमें 80,000 दे रखा है, हमने वो वैल्यू लिखी। डेप्रिसिएशन के लिए हमने देख लिया भाई 10% दे रखा है, तो 80,000 पे हमने 10% लगा दिया, ठीक है। 80,000 पे यहाँ पर हमने 10% दिखाया, ये हमने दिखा दिया 10%, तो हमारी वैल्यू हो गई 8,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया? 80,000 में से हमने 8,000 लेस कर दिया, तो बैलेंस हमारा कितना बचा? 72,000 हमारा बैलेंस बचा। अब उस बैलेंस के लिए जो इस साइड हमारा 80,000 आ गया टोटल और इस साइड भी हमारा 80,000 आ गया। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अमाउंट फिक्स रहेगा, यानी कि अमाउंट 8,000 ही रहेगा डेप्रिसिएशन का हर बार। यहाँ वैल्यू कम होती जाएगी, इसकी बुक वैल्यू यहाँ पर कम होती जाएगी, ठीक है ना। और आते आते क्योंकि हमें केवल 3 साल का निकालना है, तो 3 साल का लास्ट आप दिखा देंगे। चिल्ड्रन आपको इसमें याद रखना, डेट लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू शो द डेट्स, विदाउट डेट्स आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट
कंसिडर नहीं करेंगे और उसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हर चीज के मार्क्स है। फॉर्मेट में थोड़ी सी भी गड़बड़, भले ही फॉर्मेट ठीक हो लेकिन आपने डेट्स नहीं लिखी है, अमाउंट्स नहीं लिखा है, तो भी मैं आपके मार्क्स डिडक्ट करूंगी। ठीक है, ये सिंपली था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इन्होंने क्या किया, इसमें फॉर्म ने परचेज की है मशीनरी 1 जनवरी को 1,40,000 14,000 रुपए की, कार्टेज पे किया 4,000 2,000 और इंस्टॉलेशन पर लगा दिया। यूजफुल लाइफ दे रखी है 10 साल रुपए, 10 साल सॉरी। जब उसकी यूजफुल लाइफ एक्सपायर्ड हो गई तो उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपए। अब हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से 3 साल का। ठीक है, जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे 31 मार्च हर साल, तो मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन निकालना होगा। डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू हमारी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम निकालेंगे बेटा तब हमें जितना अमाउंट दे रखा होता है। जैसे ये हमारा 1 जनवरी से दे रखा है 31 मार्च तक, यानी कि 3 महीने हो गए, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अमाउंट दे रखा है 10,000 रुपए। 10,000 कैसे निकाला हमने, फॉर्मूला लगा दिया। कॉस्ट दे रखी है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ दे रखी है। तो कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, उसका जितना भी कार्टेज है, जितना हमने एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन पे लगाया, सब कुछ ऐड करके हमारी कॉस्ट निकल आई। कॉस्ट निकल आई यानी कि 1,20,000 रुपए, उसमें से हमने 20,000 तो उसकी स्क्रैप वैल्यू को लेस कर दिया, अपॉन हमने उसकी यूजफुल लाइफ यानी कि 10 साल दे रखे हैं वो लिख लिया। तो अमाउंट हमारा आ गया 10,000 रुपए। ठीक है, अब 10,000 रुपए तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया, अभी इसका रेट भी तो निकालना है हमको, वो हमने निकाल लिया 3 महीने के हिसाब से। तो कितना आ गया आपका 2,500 रुपए, 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है केवल। तो हमने इसका डेप्रिसिएशन लिख दिया 2,500 रुपए यहाँ पर। ठीक है, ये और ये हमारी वैल्यू हो गई 1,20,000। भाई सबको टोटल किया तो अमाउंट निकला है हमारा 1,17,500। ठीक है, अगला हो गया आपका, भाई इसी के तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन निकल आएगा। अगला डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो पूरा 10,000 आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पूरा ईयर हो गया ना हमारा, यहाँ तो 3 महीने बाकी थे, वहां पूरा साल हो गया, तो हमारे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक है, उसके बाद भी हमारा पूरा साल हो गया तो भी हमने 10,000 रुपए ही माना है। यहाँ हमें मंथ्स पर बहुत ध्यान देना है, ईयर पर बहुत ध्यान देना है। जितने ईयर्स का बनाने के लिए बोला है हम उतने ईयर्स का बनाएंगे। तो चिल्ड्रन मेरा टॉपिक मैं आज यहीं तक समझाया मैंने। अब आपको अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, आज हमने डिस्कस किया चिल्ड्रन डेप्रिसिएशन के मेथड डिस्कस किया, जिसमें हमने स्ट्रेट एंड मेथड डिस्कस किया। ठीक है, उसके हमने मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़े, हमने फॉर्मूलेस पढ़े जिससे हम एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पढ़ी, यानी कि जो जो जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं हमने वो भी पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी किए जिसमें हमने एसेट अकाउंट में हमने पर एनम बेसिस पर भी देखा कि कैसे हम मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जनरली क्वेश्चंस अकाउंट बनाकर भी किया और अकाउंट के साथ न्यूमेरिकल भी करते हुए किया। अब अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चिल्ड्रन। आज जितना पढ़ा है हमने उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। Okay children, no one has any doubt? Okay then. इशिता, यस बेटा बोलिए। मैम मुझे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में से पूछना है। बेटा रेक्टिफिकेशन एरर्स तो अभी तो मैं डेप्रिसिएशन पढ़ा रही हूँ आपको।
आप मुझे नो तब मैम, पूछना आप मुझे तब पूछना वो क्वेश्चन जब मैं ये चैप्टर फिनिश करा दूं, अभी तो कंफ्यूजन हो नो जाएगा। मैम, बस मुझे एक चीज पूछनी है। मैम मुझे बस एक चीज पूछनी थी उसमें। बोलिए बेटा। मैम जैसे आपने कहा था सस्पेंस अकाउंट तभी लगाना जब जहाँ पे लिख रहा हो, तो मैम हाँ जो डबल साइडेड एरर्स है, जो मैम डबल साइडेड एरर्स है उसमें तो मैम सस्पेंस लगाना ही पड़ेगा। बेटा ये तो नोन वाली बात है ना इशिता, अगर डबल साइडेड एरर हमें दिख रहा है क्वेश्चन है तो वो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। मैंने आपको बोला और सस्पेंस मैम आप तब सिंगल दिखाएंगे जब साइडेड, मेंशन हो, वो तो आप दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन जब डबल साइडेड एरर तो ऑब्वियसली आपको शो करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट। और मैम सिंगल साइडेड एरर्स में तो हो ही जाएगा स्टेटमेंट। ये बस यही क्लियर करना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ओके, थैंक यू मैम। ओके बच्चा, एनीथिंग एल्स? Anyone has any doubt you can ask? Okay then, thank you class, have a nice day.